नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों की फांसी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने माना अरेस्ट ऑफ रेयर। माता पिता ने कहा न्याय की आस हुई पूरी। प्रधानमंत्री से मिले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। घाटी में शांति उपायों पर चर्चा। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र चिंतित। हवाई सफर में बाधा पहुंचाना पड़ेगा महंगा, नए नियमों का मसौदा जारी। 2 साल तक यात्रा पर पाबंदी का भी प्रस्ताव। दक्षिण एशिया सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने बताया क्षेत्रीय सहयोग में ऐतिहासिक क्षण। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़ा तनाव। जनगणना कर्मचारियों पर फायरिंग, 9 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत। पहली खबर में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात पर, लेकिन उससे पहले निर्भया गैंगरेप मामले की बात। पूरे देश को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों को फांसी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अरेस्ट ऑफ रेयर मसला माना है और कहा कि दोषियों को राहत नहीं दी जा सकती। निर्भया के माता पिता ने फैसले पर संतुष्टि जाहिर की। निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। दोषी मुकेश, विनय, अक्षय और पवन की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने इसे अरेस्ट ऑफ रेयर मामला माना। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने साफ किया कि इस जघन्य अपराध में सजा कम नहीं की जा सकती। मैसेज के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते। पनिशमेंट का अर्थ है, पनिशमेंट का मतलब है सुधार, उसे सुधारा जाए। महात्मा गांधी के सिद्धांत की तो धज्जियां उड़ गईं। फैसले के दौरान के माता पिता कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब वो चैन की नींद सो सकेंगे। हम बहुत खुश हैं इस विषय में कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज को सुनी, हमारे निर्भया के दर्द को समझा और निर्भया के साथ साथ पूरे देश को न्याय दिया। 16 दिसंबर 2012 को 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा के साथ चलती बस में बलात्कार हुआ था। निचली अदालत ने 6 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर मुहर लगाई थी। इसमें से एक दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी। एक और दोषी नाबालिग होने के कारण 3 साल की सुधार गृह की सजा पूरी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया के दोषियों के लिए फांसी का रास्ता साफ हो गया है। जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे और इस फैसले को एक डेटरेंट के रूप में देखा जाएगा। साथ ही साथ भविष्य में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी ये फैसला एक मजबूत हथियार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन सुधांशु के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस मसले और इस फैसले पर सरकार और राजनीतिक दलों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देश की अपेक्षा थी। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है, संतोष है कि भारत के कानून में जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सजा का प्रावधान है, तो आज कोर्ट ने निर्णय किया है। मैं इससे खुद बहुत ही सुकून महसूस करता हूं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और निश्चित ही ये महिला सुरक्षा के लिए एक अहम फैसला साबित होगा इस देश में। ये ऐसे केस हैं, ऐसे घनौना, ऐसे बर्बर ये अत्याचार और केस हुआ है कि सबसे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होना ही चाहिए। और देश की बहुत सारी निर्भयाएं हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो 15-15, 20-20 साल से अलग अलग कोर्टों में जिनके केसेस फंसे हुए हैं। सारे केसेस को इसी तरीके से एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म से अब डील करना चाहिए। बहुत सीखना चाहिए। ये जो घटना हुआ, फांसी हुआ, उससे लोगों को सबक सीखना चाहिए, मिलना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि किसी को बहन बेटी को इस तरह का नहीं करना चाहिए। और बाद जम्मू कश्मीर के हालात की, जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसे लेकर राज्यपाल NN वोहरा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें कश्मीर घाटी की स्थिति और शांति उपायों पर उनके साथ चर्चा की। उधर संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच
बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की और बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और घाटी की सुरक्षा हालात की जानकारी दी। राज्यपाल ने कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में जारी अशांति और जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उधर पुलिस ने पुलवामा में बैंक लूट में शामिल आतंकियों के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं। शोपियां में गुरुवार आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। वहीं आतंकवादियों ने सेना के गश्ती दल पर हमला किया। मुठभेड़ के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। As we all know, is a bit hot, and lot of local military they are joining various outfits, and to bring the situation under control, this kind of operation was desirable, and it was carried out successfully. इस बीच कश्मीर घाटी में सऊदी अरब और पाकिस्तान के प्रतिबंधित टीवी चैनल्स दिखाए जाने की खबरों पर सरकार ने चिंता जताई है और जिला प्रशासन ने ऐसे केबल संचालकों पर कार्रवाई करने को कहा है। एडवाइजरी हम भेज चुके हैं। अगर कश्मीर में इस तरह की कोई रिपोर्ट है तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, वहाँ पे जो ऑथराइज्ड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो पूरा का पूरा उनका इक्विपमेंट कन्फिस्केट कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस निगाह रख रहे हैं। महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि हाल के घटनाक्रम से हालात बिगड़े हैं। दोनों देशों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान सेना ने पुंछ में 2 भारतीय सैनिकों की हत्या कर शव के साथ बर्बरता की थी। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कश्मीर के हालात पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सचिव गृह मंत्रालय से अनिल चौधरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो हालात हैं और जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, स्थिति किस तरीके की नज़र आ रही है? हालांकि राज्यपाल प्रधानमंत्री से मिले हैं, रिपोर्ट दी, इससे पहले अलग अलग बैठकें हो रही हैं गृह मंत्रालय की विभागों में। क्या इस वक्त सिचुएशन दिख रही है? कविन जी, सिचुएशन गंभीर है, अत्यंत गंभीर है, चिंताजनक है। वहाँ पर गवर्नेंस को वापस लाना है। पब्लिक ऑर्डर, लोगों का विश्वास उठ गया है। आतंकवादी के हमले बढ़ रहे हैं। समर टाइम में जो लाइन ऑफ कंट्रोल से उधर से घुसपैठी होती है वो भी बढ़ गई है, और जो यूथ है कश्मीर का उसका भी एलियनेशन हो रहा है, और ओल्ड एज और यूथ में डिवाइड हो गया है। इसको ख़त्म करना जल्द से जल्द ज़रूरी है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अहम भूमिका निभाना है। उसका मनोबल धीरे धीरे करके कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, हमले होते जा रहे हैं, बैंक में लूट मच रही है। तो सबसे पहले हमको वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर रिस्टोर करना है और राजनीति को अलग रखना चाहिए। तो क्या स्थानीय सरकार जो है वो इस काम में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है? मुझे तो विफलता नज़र आ रही है। वहाँ सरकार की कमज़ोरी मुझे नज़र आ रही है। मैं कश्मीर से जूझा हूँ 8 साल तक, कश्मीर वैली में भी और दिल्ली से भी। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो कदम उठाए जाना चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं। सही अफसर पोस्ट किए जाएं, सही जगह जो सही कदम उठाएं। कोई ये नहीं है जम्मू में सिर्फ हिंदू हैं, कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम्स पोस्टेड हैं। क्यों? सिर्फ उनको भी करना चाहिए, दोनों को करिए। ये शासन के ऊपर विश्वास करना जनता बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। ये बहुत जरूरी। सिक्योरिटी फोर्सेस का को ऑपरेशनल स्किल्स जो थी 1-2 साल पीस रहने से वो भी थोड़ी सी अपने उनको बढ़ानी पड़ेगी। किस तरह सर्च किया जाता है, किस तरह लोगों को निकाला जाता है, किस तरह पथराव का सामना करा जाए। टेक्नोलॉजी भी यूज़ होनी चाहिए इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आई एम सॉरी टू से, इज प्लेइंग ए नेगेटिव रोल, बढ़ावा दे रही है। मानव अधिकार वाले जो है वो जब कोई आतंकवादी मरता है तो खूब चिल्लाते हैं, जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मरते हैं सब चुप हैं। क्यों? आपने कई सारे रोल की बात की, मैं एक एक करके आऊँ। सरकार, स्थानीय प्रशासन और मीडिया। पहले सरकार की बात।
वहां पर मिलीजुली सरकार है, लेकिन वो पार्टी भी वहां पर सत्ता में भागीदार है जो कि केंद्र में जिसकी सरकार है। इसके बावजूद अगर वहां की स्थानीय सरकार अपने कार्य में मैं कहूं कि वहां के जो इंटरनल सिक्योरिटी उसको लेकर असफल होती है, तो फिर दिक्कत कहां पर है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरीके से वहां पर सपोर्ट कर रही है और हर मदद को तैयार भी है। जी हाँ, लेकिन इस वक्त दोनों पार्टीज में पीडीपी और बीजेपी को मिलके पहले कहना है कि हमको प्रशासन का जो मनोबल है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल है, उसको वापस लाना है। और ये नहीं कहना कि देखिए वो फलाना आदमी वो उसको ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, नेगेटिव जा रहा है। और देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो यूथ विंग्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे गांव में है, वो सब चुपचाप बैठे हुए, पीछे हट गए। और इस वक्त फायदा उठा रहा है हमारा पड़ोसी देश, उसको तो पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं। तो जिस तरीके के हालात है, फिर ऐसे में राजनीतिक विकल्प क्या है? क्या अगर इस तरह के हालात किसी दूसरे राज्य में हो तो वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग होने लगती है, स्थानीय दल इसकी मांग करने लगते हैं। वहां पर इस वक्त देश के लिहाज से और कश्मीर में शांति के लिहाज से किन कदमों की जरूरत है आपकी नजर में? प्रशासन का वहाँ पर जो है वो प्रभाव बनाना पड़ेगा फिर से। और गवर्नर्स रूल की बात जहाँ तक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज लेंगी। ये मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। नहीं, जिस तरीके के हालात हैं, स्थानीय जो दल हैं, मैं जानना समझना ही चाहता हूँ इस सवाल के साथ कि जो स्थानीय दल हैं उनकी भूमिका क्या वहाँ पर? अगर नहीं, जैसा आपने कहा वो पीछे हट चुके हैं, तो वजह क्या? सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान के लिए या फिर कोई दूसरी वजह भी है इसकी? राजनीतिक दलों का सिर्फ एक ही फायदा होता है, वो देखते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट्स, उनके वोटर्स उनके साथ रहे। ये अच्छा भी था। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार मिलकर चली थी। मैंने कहा देखिए जम्मू एंड कश्मीर साथ में जुड़ेगा, एक स्टेट है, जम्मू भी है, डोगरास भी है, वहाँ कश्मीरी मुसलमान भी है, एकजुट होके विकास करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का। वो नहीं हो रहा है क्योंकि ये अराजकता ये फैलती जा रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और यूथ सामने आ गया है, को उनसे बातचीत करो। मैं ये नहीं कहता कि जो अलगावादी है उनसे बातचीत करो, यूथ से बात करिए, उनके टीचर से बात करिए, स्टूडेंट से बात करिए, क्या परेशानी है बताइए, वो भी करना चाहिए। और हाँ, इसके बारे में टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस होगी। लॉ एंड ऑर्डर आइडेंटिफाई करो। ट्रबल मेकर्स माइनॉरिटी होती है, वोकल माइनॉरिटी है, जो चुप है वो मेजॉरिटी है। जो चुप है वो मेजॉरिटी है, आप कह रहे हैं। और बातचीत करेगा कौन? राज्य सरकार करेगी, लेकिन राज्य सरकार के अब तक के क्रियाकलाप ऐसे नहीं नजर आ रहे हैं। केंद्र की कोशिश भी है, तो फिर केंद्र के क्या हाथ बंधे नजर आ रहे हैं या फिर केंद्र अपने विकल्पों पर फिलहाल काम नहीं कर रहा है? देखिए इतनी ऊंची मत ले जाइए बात को कि बात चले कौन, कि राजनीतिक नेता ही सिर्फ बात ना करें। बात करने वाला नीचे जो है थानेदार भी बात कर सकता है, एसडीएम भी बात कर सकता है, तहसीलदार भी बात कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बात कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट एसपी बात कर सकता है, एरिया कमांडर बात कर सकता है। वहाँ के लोग जो जानते हैं, पहचानते हैं कौन है, कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ता है, कौन पेरेंट्स है, वो बात करें। वो लोग पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? वजह क्या दिखती है फिर? मुझे लगता है कि उनको छूट नहीं दी गई है। छूट नहीं दी गई आपको? जी, मुझे लग रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इतने बड़े बड़े बातें नहीं कहूँगा कि वहाँ पर जो कर रहे होंगे सब अच्छा कर रहे होंगे, मानता हूँ। अच्छे अफसर भी हैं वहाँ पर, सबको मौका देना चाहिए, उनको फ्री हैंड देना चाहिए। हाँ भाई, आप लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करिए, बहुत उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। राजनीति को पीछे हटाइए, छाती ठोकना भी कम करें। पूरे देश में जो छाती ठोकते हैं ना कि हम ये करेंगे वो भी कम करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक आखिरी सवाल सर, कि क्योंकि आप लंबे समय तक गृह मंत्रालय में आपने अलग अलग उसको देखा और जम्मू कश्मीर को आपने बहुत करीब से देखा है। जी। ऐसे हालात के बाद जिस तत्परता और जिस तरीके के संयम के साथ कदमों की ज़रूरत है, क्या हमने उसकी शुरुआत कर दी है या फिर अभी कुछ इंतज़ार है? संयम की भी आवश्यकता है सिक्योरिटी फोर्सेस के मामले में। ये नहीं कि आपने जब फायरिंग शुरू करी तो तार कर मारते जाएं। एक बुरी घटना हुई थी 9 अप्रैल को, मुझे याद है, उसमें शायद 9 लोग मर गए थे, नहीं मरने चाहिए थे। वो भी संयम इस तरफ होना चाहिए।
और उनसे बात करनी चाहिए। एकमात्र रास्ता आप करें बातचीत है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और वो जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, प्लीज़ वो थोड़ा सा खामोश रहें, नहीं रहेंगे, लेकिन वो नहीं रहेंगे। राइट्स और मीडिया को कुछ दिन तक शांत रहकर हालात को सुधार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी क्या क्या कहती है, वो हर छोटी छोटी बातों को लेके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंटरनेट बंद हो गया, क्या जिंदगी खत्म हो गई? अरे पहले जीने तो दो। बिल्कुल, जिंदगी रास्ते पर लौटे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल साहब, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यदि पहले खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। नेपाल की राजनीति में अस्थिरता जारी, न्यायाधीश पर महाभियोग को लेकर सरकार और विपक्ष में ठनी, भारत से रिश्तों पर क्या होगा असर? देखिए देश देशांतर, रात 8:30 बजे। इसरो ने आज दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का सफल परीक्षण कर सार्क देशों को अंतरिक्ष क्षेत्र में तोहफा दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को उनकी कामयाबी पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उपग्रह के जरिए संचार, बैंकिंग, शिक्षा और सटीक मौसम की जानकारी के साथ संसाधनों के आंकड़े जुटाने में भी मदद मिलेगी, जो सार्क देशों के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F9 रॉकेट ने आसमान में उड़ान भरी। उसके कुछ देर बाद ही उसने GSAT-9 को उसकी तय कक्षा में स्थापित कर सार्क देशों को एक तोहफा दिया। The satellite operations and control will be carried out from our master control facility Hassan, and in the coming few weeks the satellite will reach its destination. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशियाई सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण को ऐतिहासिक क्षण बताया और इसरो की टीम को उनकी इस कामयाबी, उन्होंने कहा कि इससे सार्क देशों के विकास में मदद मिलेगी। Will together achieve effective communication, better governance, better banking services, and better education in remote areas. More predictable weather forecasting and efficient resource mapping. इस ऐतिहासिक क्षण में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान के शासनाध्यक्ष भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सहयोग की नई मिसाल बताया। The world should notice South Asia has taken a giant step today towards regional cooperation, and our citizens will be much better together. The betterment of the people of South Asian region depends on fruitful engagement in various fields of cooperation between the countries of this region. The launching of this satellite signifies India's neighborhood first policy and the vision and commitment of Prime Minister Modi towards the development and prosperity of the South Asia region. दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का वजन 2230 किलो है। इसमें 12 क्यू बैंड के ट्रांसपोर्टर लगे हैं। इस पर 235 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उपग्रह 12 साल तक सेवाएं देगा। इससे टेली कम्युनिकेशन, आपदा प्रबंधन, DTH, टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में सेवाएं मिलेंगी। ये उपग्रह पड़ोसी देशों के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इसका फायदा पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के सार्क सम्मेलन में इसका ऐलान किया था और इसरो ने 3.25 साल की मेहनत के बाद इस मिशन को कामयाब बनाकर नया इतिहास रच दिया। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डूबे कर्ज से निपटने के लिए अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इससे समस्या से निपटने के लिए RBI को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। अब RBI बैंकों को कर्ज वसूली के लिए जरूरी निर्देश दे सकेगा। इस अध्यादेश के जरिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया गया है।
इसका मकसद बैंकों के डूबे कर्ज की समस्या से पार पाना है। रिजर्व बैंक अब कर्ज वसूली नहीं होने की स्थिति में बैंकों को दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे सकेगा। साथ ही बैंकों को फंसी संपत्तियों के समाधान के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। आरबीआई को उन क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार होगा जहां कर्ज संकट अधिक है। वहीं बैंक अधिकारियों को कर्ज पुनर्गठन की जांच से सुरक्षा मिल सकेगी। जहां जेएलएफ के रेजोल्यूशंस में वक्त लगता था और कई बार पूर्ण सहमति बैंक्स की न होने की वजह से उस प्रक्रिया को में देरी होती थी, उसके संबंध में भी आदेश जारी हो सकते हैं। ये सारा एम्पावरमेंट आरबीआई को इसके माध्यम से किया गया है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि नए उपायों से कर्ज संकट से निपटा जा सकेगा। Banks necessarily need to be in a robust position to support growth. And if the banks have an unacceptably high level of non-performing assets, this hinders their capacity. बैंकों का कर्ज संकट 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। इसमें से काफी कर्ज बिजली, इस्पात, सड़क परियोजनाओं और कपड़ा क्षेत्र में फंसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी से विदेशी चंदे का ब्यौरा मांगा है। मंत्रालय ने पूछा है कि आम आदमी पार्टी को विदेशी चंदे का स्रोत क्या है। गृह मंत्रालय ने विदेशी सहायता नियमन कानून के तहत ये जानकारी मांगी है। अधिकारियों के मुताबिक ये राजनीतिक पार्टियों से पूछे जाने वाले नियमित सवालों का हिस्सा है। मंत्रालय ने साफ किया कि ये कारण बताओ नोटिस नहीं है। इस बारे में आम आदमी पार्टी के जवाब के बाद आगे का फैसला किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने नया सेकुलर मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने इटावा में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद ये घोषणा की। शिवपाल के मुताबिक मुलायम सिंह इसके अध्यक्ष होंगे। शिवपाल ने कहा कि मोर्चा सामाजिक न्याय के लिए काम करेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि मोर्चा क्या समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा या फिर समाजवादी धड़ों को एक करने की कोशिश करेगा। शिवपाल ने बीते दिनों अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने और मुलायम सिंह को दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग की थी और ऐसा न किए जाने पर नया मोर्चा बनाने की बात भी कही थी। सामाजिक न्याय के लिए मोर्चा बनेगा और नेताजी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। विमान में हंगामा करने पर अब 2 साल या ज्यादा वक्त के लिए हवाई सेवा पर पाबंदी लग सकती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नो फ्लाई लिस्ट का मसौदा जारी किया है, जिसमें बुरे व्यवहार की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। सरकार 1 जुलाई से हवाई टिकट बुक कराने के लिए आधार समेत किसी पहचान पत्र को जरूरी बनाने पर भी विचार कर रही है। हवाई यात्रा के दौरान बुरा बर्ताव करने वालों पर अब सख्ती होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को नए नियमों का मसौदा जारी किया गया। इसका उल्लंघन करने वाले यात्रियों का नाम अब नो फ्लाई लिस्ट में शामिल होगा और वो टिकट भी बुक नहीं करा सकेंगे। National no-fly list where we've identified individuals that because of their unruly and disruptive behavior are jeopardizing airline safety will in fact be quite unique, and India is blazing a new trail in this regard. नो फ्लाइंग लिस्ट की 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में धमकी देना शामिल है। इसके लिए 3 महीने तक हवाई यात्रा पर पाबंदी लगेगी। दूसरी श्रेणी उन यात्रियों के लिए होगी जो मारपीट, धक्का मुक्की या यौन उत्पीड़न की वारदात को अंजाम देंगे। इसके लिए 6 महीने का प्रतिबंध होगा। तीसरी श्रेणी में वो नागरिक शामिल होंगे जिसमें प्राण घातक हमला शामिल होगा। इसके लिए 2 साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर पाबंदी लगाई जा सकती है। आरोपों पर फैसला जिला जज की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति 10 दिन में करेगी। फैसले के खिलाफ अपील के लिए भी समिति बनाई जाएगी। एयरलाइन खुद इसमें कोई कदम नहीं उठा सकती। सिर्फ 10 दिन के लिए एयरलाइन उसको बैन कर सकती है। 10 दिन के बाद अगर इस कमेटी का निर्णय आना ही आना है और उस कमेटी के निर्णय के अनुसार होगा, और कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी वो एयरलाइन के कंट्रोल की कमेटी नहीं है। उसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज उसमें चेयरमैन है और एक अन्य एयरलाइन का कोई अधिकारी वो उसका सदस्य है। डीजीसीए ने मसौदे पर राय मांगी है। जुलाई से नए नियमों को लागू करने की योजना है। 23 मार्च को शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के कर्मचारी की पिटाई कर दी थी। इसके बाद सभी एयरलाइंस ने सांसद की हवाई यात्रा पर पाबंदी लगा दी थी। सरकार के दखल के बाद ये मामला सुलझा था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पार गोलीबारी के चलते तनाव बढ़ गया है। शुक्रवार को सीमा पर संदेहास्पद आवाजाही के चलते अफगानिस्तान के सीमा सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाईं, जिसमें पाकिस्तान के 9 लोग मारे गए और 45 घायल हुए। पाकिस्तान का दावा है कि वो लोग पाकिस्तान में चल रही जनगणना के काम से जुड़े हुए थे। चमन इलाके में आतंकवादियों का भी आना जाना लगा रहता है और समझा जाता है कि अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने उसी के चलते गोलियां चलाईं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।